हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी सब सीरीज को कवर किया है। उसी दिशा में आज से ये हमारी एक नई सीरीज है लेट्स क्रैक साइंस टेक 2.0 सीरीज, जिसका ये हमारा डे 1 है। हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि अपने इन 3 पार्ट में अर्थात हमारी पूरी साइंस टेक केवल और केवल 3 डे में कंप्लीट हो जाएगी। और जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको साइंस टेक से रिलेटेड जितनी भी अभी तक प्रॉब्लम हो रही थी वो काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे, काफ़ी ज़्यादा 3D एनिमेशन का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको क्लासेस समझ में आएंगी। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सारे ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, आखिरकार ऑर्बिट होता क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक साइंस टेक 2.0 सीरीज का डे 1 है। ऑलरेडी हमारी कई सारी सीरीज चल चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी सीरीज को कवर भी कराया है और कुछ जल्द ही कवर होने वाली हैं। तो उसी दिशा में ये हमारी नई सीरीज है। इसमें हम अपने आज के इन टॉपिक की शुरुआत करें, इससे पहले हम आपको बेसिक में कुछ बातें बता दें, ताकि जब आप साइंस टेक पढ़ें तो आप किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहें, और साथ ही हमारी इस सीरीज को आप काफ़ी सहजतापूर्वक यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो हम कोशिश पूरी यही करेंगे कि आपको सारी बातें पहले 10 से 15 मिनट में समझा दें, और आप जब वो समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगने वाली है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि कहते हैं कि साइंस टेक कितनी आती है। पहला प्रश्न तो यही होगा यूपीएससी में कि साइंस टेक कितनी आती है। तो यूपीएससी में जो साइंस टेक है वो वास्तव में करंट बेस्ड सबसे ज़्यादा आती है। करंट बेस्ड का मतलब लगभग आपके 5 से 6 प्रश्न जो होंगे वो करंट बेस्ड ही होंगे। तो आपके दिमाग में आएगा तो सर आप ट्रेडिशनल हमें क्यों पढ़ा रहे हो। ट्रेडिशनल हम आपको इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि अगर हमने आपको ट्रेडिशनल नहीं पढ़ाया, हमने आपको ये नहीं बताया कि ऑर्बिट क्या है, सैटेलाइट ऑर्बिट क्या है, अर्थ ऑर्बिट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है, तो ना तो आप गगनयान समझ पाओगे, ना तो आप मंगलयान समझ पाओगे, ना तो आप चंद्रयान समझ पाओगे, ना ही हमारा GSLV मैक 3 को समझ पाओगे, ना ही बाहुबली जो हमारा GSLV मैक 3 है उसे समझ पाओगे, ना आप समझ पाओगे कि SLV क्या था, PSLV क्या है, ये कुछ भी आप नहीं समझ पाओगे। और जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तो आप फिर साइंस टेक को नहीं समझ पाओगे, और साइंस टेक को नहीं समझ पाओगे तो आप स्पेस का कुछ भी नहीं समझ पाओगे। और जब ये कुछ भी नहीं समझ पाओगे तो फिर वही बात है कि आप अपना उत्तर सही से वहाँ पे नहीं लिख के आ पाएंगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरी खास बात ये है कि हम आपको जो इसमें पढ़ाने जा रहे हैं या हम आपको जो भी इसमें कवर कराएंगे तो उसके फीचर ये होंगे कि हमने इसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज किया है। टेक्नोलॉजी का मतलब एनिमेशन का। जैसे अगर हम आपको बताएंगे ऑर्बिट, तो हम ऐसे नहीं बताएंगे कि ये देख लीजिए बच्चों ऑर्बिट है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा, ये ऐसे चक्कर लगा रहा, ऐसा नहीं। आज हम आपको जो समझा देंगे ये चीज़ आप अपने बच्चों को इन फ्यूचर समझा सकते हैं। जैसे आप में से कई सारे लोग शादीशुदा हैं और उनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑर्बिट, स्पेस, कैसे मम्मी मंगलयान जाता है, कैसे चंद्रयान जाता है, वो नहीं समझा पाते। कैसी हमारी अर्थ होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, बट हम आज जब आपको बता देंगे तो ये क्लास हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में भी जैसे कई बार क्वेश्चन रहता होगा कि ऐसे रॉकेट जाता है, तो मान लो रॉकेट 2012 में छोड़ा गया तो फिर क्यों ऐसा होता है कि 2016 में वो पहुंच पाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमने मंगलयान को 2012 में छोड़ा था, लेकिन 2012 में छोड़ने के बाद वो 2014 में पहुंचा था। क्यों पहुंचा था। जैसे गगनयान को हम छोड़ेंगे तो अभी इसी वर्ष, लेकिन वो क्यों हमारा 2022 में पहुंचेगा, ऐसा क्या कारण है, वो सब अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। और जब सब समझ जाएंगे आपको ओरिजिनल पिक्चर्स हम आपको दिखा देंगे, कैसे रॉकेट यहाँ से जाता है, कैसे मूव करता है, कैसे ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ये सारी चीज़ें भी बता देंगे। लेकिन अभी इस सीरीज के पर्पस को हम आपको बता दें। ठीक है, ये जो सीरीज है इसका कोई भी संबंध करंट अफेयर से नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस सीरीज का संबंध करंट अफेयर से बिल्कुल भी नहीं है।
दूसरी खास बात है कि इस सीरीज से एक भी अगर क्वेश्चन आ जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आप कहोगे सर फिर तो मूर्ख बना रहे हो, मतलब फिर हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इसमें, 3 पार्ट में अपना 3 से 4 घंटे। तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको ये सीरीज करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपने ये सीरीज नहीं की, आपने ये 3 पार्ट अगर नहीं पढ़े, तो करंट अफेयर्स मेरे पिताजी भी फिर आपको नहीं समझा पाएंगे। समझ गए क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स में जब मैं आपसे बोलूंगा गगनयान, और मैंने गगनयान में आपको बोला कि GSLV मैक 3 का मैं उपयोग कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने PSLV का उपयोग क्यों नहीं किया। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्रायोजेनिक इंजन का हमने उपयोग क्यों किया। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमने स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, कुछ भी नहीं पता है मत परेशान हो, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कि ये सर क्रायोजेनिक क्या होता है हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। चिंता मत करो, तीनों डे जब आप देख लेंगे फिर मेरी गारंटी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाए, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग क्यों किया, स्ट्रैप ऑन बूस्टर का क्यों उपयोग किया, फिर हमने अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया कि साहब स्क्रैम जेट क्या होता है, हमने कह दिया रैम जेट क्या होता है, ठीक है, हमने कह दिया हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, हमने कह दिया कि इसमें सॉलिड फ्यूल है, इसमें लिक्विड फ्यूल है, तो इनका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे कवर करा देंगे। और दूसरी खास बात क्या है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे 2022 में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गगनयान गया है उसमें GSLV मैक 3 का उपयोग क्यों किया गया, PSLV का क्यों नहीं उपयोग किया गया। तब आप वहां पे इस क्लास से ही आंसर वहां दे पाएंगे। ये करंट अफेयर्स में फिर नहीं आता है, ये यहाँ आता है। और जब हम आपको करंट पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको फिर ये नहीं बताएंगे कि ऑर्बिट का मतलब क्या है, क्या ऑर्बिट का नहीं मतलब है, समझ रहे हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्लास। मतलब सीधी सी बात है, मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि इनका क्वेश्चन आएगा, इनसे ये कोई संभावना नहीं है, हाँ, लेकिन इनके सहारे के बिना ये अधूरा है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये जो क्लासेस हैं ट्रेडिशनल की, ये पति है, ठीक है, और करंट अफेयर्स जो है वो है इनकी पत्नी। कितना भी हो जाए, बिना पति और पत्नी के एक परिवार नहीं चलता, बिना एक पत्नी और पति के एक गृहस्थ जीवन नहीं चलता, और बिना एक पति पत्नी के किसी का भी जो जीवन होता है वो पूर्ण नहीं होता, वो अपूर्ण ही होता है। कितनी भी वो बाहर से सहायताएं ले ले, कितना भी टिफिन लगवा ले, कितना भी कुछ खा पी ले, जिंदगी गुजार ले, कितना भी पैसा हो, लेकिन जीवन की जो पूर्णता है वो पति और पत्नी के संयोग में ही है। वैसे ही हमारी ये साइंस टेक क्लास की जो पूरी पूर्णता है वो हमारी इन 3 वीडियो के ट्रेडिशनल पार्ट और करंट अफेयर्स से है, ठीक है। इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर साइंस टेक में हमने तो देखा है, आपने जो PDF शेयर की हैं उसमें तो केवल स्पेस स्पेस दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं रहे हो। ना तो आप हमें रोबोटिक्स पढ़ाओगे, ना तो आप हमें बायोटेक पढ़ाओगे, ये सब कौन पढ़ाएगा। तो एक बात मैं आपको बताऊं, आपको UPSC का प्रीलिम क्लियर करना है, ना कि आपको बीटेक इंजीनियर बन के रोबोट बनाना है, ना ही आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, ठीक है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है और जो रोबोटिक्स है, ये सब का सब करंट में ही आपका कवर हो जाता है। पहली बात ध्यान से सुनना मेरी बात, पहली बात ये सब करंट में ही कवर हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर इनसे क्वेश्चन आया भी बायोटेक से और रोबोटिक्स से, तो इन क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम आपको जो ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो प्रोवाइड कराते हैं वहां से हो जाएगा, ठीक है। और रही बात आपकी इच्छा है दिली कि हाँ हम मोटी एक किताब में रोबोटिक्स भी पढ़ डालें, बायोटेक भी पढ़ डालें, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ डालें कि हाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिक्स क्या होती है ना, ये ड्रामा मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि UPSC नहीं पूछती है। PCS वगैरह देते हो तो भले पूछ ले, वो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात, जितना मैं साइंस टेक पढ़ा दूंगा उससे बाहर का भी नहीं आएगा। और एक और बात बताएं, ये लोग जितना पढ़ाएंगे, चाहे रोबोटिक्स पढ़ा दें चाहे बायोटेक पढ़ा दें, 100% गारंटी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि UPSC ट्रेडिशनल में भी कुछ चीज़ों पे फोकस करती है ना। आप एक बात बताओ, किस बच्चे को इसरो के अलावा कौन सी रोबोटिक कंपनी किसी इंडियंस को पता है? पता है किसी को? नहीं पता है। किसी को बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी के बारे में पता है? नहीं पता है। लेकिन इसरो बच्चे बच्चे की जुबान में है, K-Sivan के आंसू बच्चे बच्चे की जुबान में है,
हर एक चीज दिखती है। यूपीएससी क्या करती है, जो चीजें दिखती है उसी पे क्वेश्चन पूछती है, जो चीजें नहीं दिखती है उस पे क्वेश्चन नहीं पूछती है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का पर्पस है होलिस्टिक इंडिया। होलिस्टिक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इसरो, और आप एक अखिल भारतीय सेवक बनने जा रहे हैं, ना कि राज्य स्तरीय सेवक। तो राज्य स्तरीय सेवक बनेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी और आपका रोबोटिक्स ये सब पूछेगा, लेकिन अब जब देश के एक सेवक बनेंगे तो इसरो मोस्टली इंपॉर्टेंट, इसरो में सब छिप जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसरो से संबद्ध जितनी भी चीजें हैं, ऑर्बिट हो गए, सैटेलाइट हो गए, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे और इसी से ही क्वेश्चन आएगा। ये मेरा अनुभव ही नहीं, मेरा विश्वास है और मेरा यकीन है। बाकी आप 10 अक्टूबर को एग्जाम देना या नेक्स्ट प्रीलिम का जो एग्जाम आप 2022 में देंगे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं आएगा। और वही मैंने फिर से बोल रहा हूं, अगर आउट ऑफ आया भी तो उसकी ट्रिक है। आप में से अधिकांश बच्चों को पता है मैंने ट्रिक क्या बताई थी। क्वेश्चन आ जाए ड्रोन के क्या क्या उपयोग हैं, तो आपको पता था, मैंने ट्रिक बता दी थी। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, मान लीजिए आपको दे दे बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या उपयोग हैं, तो आपको पता है। क्वेश्चन आ जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या क्या उपयोग हैं, आपको अच्छे से पता है। फर्टिलाइजेशन के क्या क्या उपयोग होते हैं, आपको अच्छे से पता है। फूड सिक्योरिटी के क्या क्या फायदे होते हैं, आपको अच्छे से पता है। आपको पता चल जाए कि हमने द्रव की चौथी पांचवी अवस्था मतलब आइंस्टीन बोस की खोज कर ली है, तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हमने अगर आपको बता दिया कि न्यूट्रॉन्स का यानी कि न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी का अगर हमने बना लिया तो उससे क्या क्या भविष्य में फायदे हो सकते हैं। हमने अगर आपसे कह दिया जो कॉस्मिक रेस हैं, अगर हमने उनको एनालिसिस कर लिया तो उनके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब मैं आपको कॉस्मिक रेस पढ़ाऊं तो ये तो मेरी मूर्खता है, मैं अगर आपको ड्रोन पढ़ाऊं तो ये मेरी मूर्खता है, और सबसे बड़ी मूर्खता आपकी है जो आप पढ़ रहे हो। आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ड्रोन थोड़ा ना बनाना है घर पे बैठ के, समझ रहे। आप लोग सोचो सर डांट क्यों रहे हो, ईमानदारी से बता दो। डांट नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं, क्योंकि ये गलती 99% बच्चे करते हैं। साइंस टेक की एक चौपतिया खरीद लेंगे मार्केट से, 120-150 पन्ने की रट रहे और भौकाल क्रिएट करेंगे मुखर्जी नगर की गलियों में, राजेंद्र नगर की गलियों में। मैं जब रिसर्च करता था तो मैं लोगों से पूछता था, भाई साइंस टेक क्यों पढ़ते हो जब नहीं आती है। अरे नहीं 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 जी, साइंस टेक की 1 महीने की क्लास चलती है फलाना इंस्टीट्यूट में, आप कैसे जी कह सकते हैं। मैंने कहा कभी पूछा है उसने कि गुरुत्वाकर्षण फार्मूले को बताइए। मैंने लेबोरेटरी में किया है तो मुझे पता है फिजिक्स के बारे में। अब मैंने जितनी फिजिक्स पढ़ी है, मतलब क्लास 12 में और उसके बाद जो मैंने फिजिक्स पढ़ी है, तो शायद आप में से जो साइंस के ही स्टूडेंट होंगे उन्होंने ही पढ़ी होगी। फिजिक्स जो हमारी होती थी वो 2 किताबें होती थी फिजिक्स की, अब तो उसको कंपाइल करके एक बना दिया गया है। 2 किताबें जानते हो कितनी मोटी होती थी। आपकी लक्ष्मीकांत की 3 किताबों को एक साथ रख दो तो एक किताब बनती थी हमारी साइंस की। और ऐसे ही हमारी फिजिक्स की 2 किताबें होती थी, केमिस्ट्री की भी हमारी 2 किताबें होती थी, ठीक है, बायोलॉजी की भी 2 किताबें होती थी। मतलब आपकी 15 लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है, इज इक्वल टू हमारी साइंस की बुक, ठीक है। इतनी मोटी मोटी बुकलेट होती थी, और वो तो सिर्फ हुई बुक, और उसमें थी क्या, केवल थ्योरी। थ्योरी के बाद हमारी एक एक बुक दोनों की होती थी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, जिसमें होते थे न्यूमेरिकल। अब आप सोचिए कि मैंने साइंस को कवर करने के लिए, फिजिक्स को कवर करने के लिए साइंस की अलग से हमने क्लास पढ़ी है, कोचिंग की है साइंस की, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग। सोच सकते हो मतलब कितना बड़ा भौकाल होता है। और आपको अच्छे से पता है कि साइंस का जो स्टूडेंट होता है खासतौर पर 12 और 10th में, वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे यूपीएससी की आप तैयारी करते हो तो एक स्टैंडर्ड है, और आईएएस की तैयारी करते हो, और जब आपसे कोई पूछे कि अरे आपका बैकग्राउंड पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वाओ, है ना, क्योंकि ये एक अद्भुत चीजें होती हैं भाई। फिजिक्स को समझना अच्छी बड़ी बात, छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी चीजें होती है फिजिक्स के फॉर्मूले। और इससे भी एक और चीज हमारे साथ क्या होती थी, मतलब मैं जिस स्कूल में था, प्रैक्टिकल, मतलब सुबह जो हमने वहां पढ़ा है क्लास में वही शाम को प्रैक्टिकल में करना है। जब तक प्रैक्टिकल प्रूफ ना हो जाए तब तक करते ही रहना है। कई बार क्या होता था, हम लोगों को कराया जाता था गुरुत्वाकर्षण का मान निकालना, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का मान निकालना होता था, लट्टू को लटका दिए, अब गोले गिनते थे हम लोग, कैसे, ऐसे मान लो हमने धागे में लटका दिया, इधर हम छोड़ते थे तो वो इधर इधर ऐसे टहलता था, जितना टहलता था उतनी बार हमें काउंट करना होता था, और अगर एक बार भी गलती हो गई तो फिर से पूरी रिकाउंटिंग होती थी। हालांकि मैं तो धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गया था फिजिक्स में। प्रकाश देखना होता था लेंस में, कि लेंस का वो करना है,
मतलब बड़ी दिक्कतें आती थी उसमें, बच्चे हंसते थे, लेकिन मेरी फिजिक्स बड़ी अच्छी हो गई थी प्रैक्टिकल में। और जो हमारे टीचर थे वो मेरा बड़ा सपोर्ट करते थे। मतलब शाम को 5-5, 6-6, 7-7 बजे तक रुकते थे मेरे साथ। शाम को स्कूल हमारा 2 शिफ्ट में था ना, तो उसी में मतलब लोग शाम शाम तक पढ़ते रहते थे, और वो बड़े अच्छे टीचर मतलब हमारे थे। तो वही चीज़ें हैं। तो उतनी साइंस नहीं पढ़नी है मैं, और ना ही मैं उतनी पढ़ाने वाला हूँ। जो यूपीएससी के लायक है केवल उतना ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप पूरी बातें हमारी समझ गए, आप समझ गए कि सच में हमें आपको कितना पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। पहले तो आपके दिमाग में और बुद्धि में यही आ गया होगा, सर व्हाट इज ऑर्बिट। तब हम बताना कि साहब टाइप्स ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले कोशिश ये करते हैं कि आपको ऑर्बिट दिखा दें, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक, ये हमारी अर्थ होती है, ठीक है। अर्थ जो ये होती है, तो इसी के चारों ओर ना दिखने वाली कुछ रेखाएं चलती हैं। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा, एक बाल्टी ली होगी और उसे ऐसे हाथ में पकड़ा होगा और रस्सी से चारों तरफ घुमाया होगा, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ घुमाते हो, रस्सी चलती तो है, लेकिन क्या वो रियल में आकार बनता है? नहीं, एज्यूम करते हैं। या सपोज करो आप लोग जैसे सो रहे होगे, अभी रात में जब सोओगे, छत का जो पंखा चलता होगा, वैसे तो उसकी 3 पंखुड़ी ऐसी होती हैं, लेकिन ये जब चला देते हो बहुत तेजी से, तो क्या होता है, एक ऑर्बिट बन जाता है, चक्कर गोल गोल, और आपको लगता है ये वाकई में गोल है इतना, तो वो एक ऑर्बिट होता है, ठीक है। मतलब परिकल्पना वाली रेखाएं, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर दिखा देते तो मजा आ जाता, 1-2 रुपए वसूल हो जाते। तो देखो मैं आपको सारे वीडियो दिखा देता हूँ, किनको ऑर्बिट कहते हैं, किनको ऑर्बिट नहीं कहते। जैसे आप यहाँ पे ये देखिए, ये एक तरीके का सन है, ठीक है, ये एक तरीके का सन है। अब सन के चारों ओर जो ये काल्पनिक रेखाएं अभी आपको बनती हुई दिखाई देंगी, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्बिट। और ऐसी ही हर एक प्लेनेट के चारों ओर बनती है। जैसे अभी मैं आपको इस सन की दिखा रहा हूं, फिर अभी आपको मैं और भी दिखाऊंगा, तो देख रहे हो कैसे ये ऑर्बिट बन रहे हैं, ठीक, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। अब जो जितना नजदीक है वो लो हो गया, उससे दूर हो गया वो थोड़ा मीडियम हो गया, सबसे बड़ा वाला हो गया हाई अर्थ ऑर्बिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं इसको ऑर्बिट। बचपन में एक गेम खेले होगे ना, जिसमें एक छर्ले को पुहाना होता था बीच में जाके, तो उसी गेम की तरह है, ठीक है। और देखिए दूसरा दिखाते हैं, ऐसा जैसे ये ऑर्बिट है, ये इसको हम पढ़ाएंगे आगे, अर्थ के चारों ओर ये सैटेलाइट, इसको बोलते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट, ठीक है। तो ये सैटेलाइट ऑर्बिट क्या है, जिस हिसाब से अर्थ है अलग अलग शेप में अपना आकार ले रहा है। इनको पढ़ाएंगे कि जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, सब पढ़ाएंगे। बट अभी बस समझ लो कि अच्छा सैटेलाइट ऐसे चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के बाहर, ठीक। फिर आप ये देखो सैटेलाइट, इसको सैटेलाइट बोलते हैं। ऐसा ये सैटेलाइट होता है जो चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया किस तरीके से सैटेलाइट चक्कर लगाते रहते हैं, एक चक्कर में, एक नियत कक्षा में। ये देखिए ऐसे मान लो जैसे हमारी पृथ्वी है, ये ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कहीं कोई रस्सी दिखाई पड़ रही नहीं, दिखाई पड़ रही, लेकिन वो शेप में चक्कर लगाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उतना ही गुरुत्वाकर्षण वो क्षेत्र है जिस कारण वो वहां पे शेप लेता है, ठीक। और देखो आपको दिखाते हैं, ये देखो ऐसे आप समझो, ऐसे ऑर्बिट बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सन है, ठीक है, ये सारे प्लेनेट हैं, तो देख रहे हो सब अपना अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, सबके अपने अलग अलग ऑर्बिट हैं, ठीक। जैसे शनि का अपना है, पृथ्वी का अपना, ये देखो पृथ्वी चंद्रमा के साथ में चल रही है, तो इसका अपना ऑर्बिट है, ठीक है, बाकी इन सबका अपना ऑर्बिट है, ठीक। और देखो आपको दिखाते हैं नजदीक से, इसमें देखिए और क्लियरिटी आएगी। ये सन के चारों ओर जो ये चक्कर लगा रहे हैं हमारे प्लेनेट, तो देख रहे हो एक तरीके का ऑर्बिट में ही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं, देखो ये जैसे सन है, एक ये जो ऑर्बिट हुआ ये हो गया लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये जो हो गया ये हो गया मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये जो बाहर हो गया ये हो गया हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक। तो अगर हमें कोई सैटेलाइट भेजना है और यहीं पे भेजना है तो लो पे भेज दिया, और दूर भेजना है तो हमने कहाँ भेज दिया, अपना मीडियम में, और दूर भेजना है हमने कहाँ भेज दिया, हाई में, ठीक है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इतनी दूर हम क्यों जाते हैं, ठीक है, तो वो भी बताएंगे आपको। लेकिन अभी केवल ये समझो सैटेलाइट के ऑर्बिट होते क्या हैं, नॉर्मली ऑर्बिट क्या होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे सर्पिलाकार सारे के सारे चक्करदार बनते जा रहे हैं ऑर्बिट, ठीक है, इन्हीं को ऑर्बिट बोलते हैं,
ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि साइंस की फील्ड में इतनी टेक्नोलॉजी का यूज कोई नहीं करता है। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए। ये ऑर्बिट देख लिए, चलिए और दिखाते हैं। अब ये देखो और नजदीक से, ठीक है, तो ये देखो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा, पृथ्वी अपने पे भी रोटेट हो रही, और ये बीच में सन है ना। देखो सारे प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं आपस में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। इसी को बोलते हैं ऑर्बिट सिस्टम। ठीक है, एक शेप में चक्कर लगाना। ठीक, तो ये आपने देख लिया। चलिए अब इतनी बातें आपने देख ली हैं, तो अब हम आपको ऐसे देखो, ऐसे ऑर्बिट बनता है। ठीक है, सारे ऑर्बिट ऐसे होते हैं, मतलब सब कुछ अर्थ के ऊपर होता है। ये मत समझना कि आसमान में उड़े तो ऑर्बिट दिख गया, है ना। ऑर्बिट मतलब अर्थ के बाहर की चीज है। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे स्पेस में कोई भी चीज जाती है, कैसे वहां पे वो आकार लेती है, कैसे वहां पे सेट होती है, और फिर हम अपनी क्लास करते हैं, क्योंकि तब आपके दिमाग में हुक हो जाएगी हर चीज। ठीक है, तो देखिए आप इसको, सब चीज आपके दिमाग में हुक हो जाएगी। अब ये देखिए, ये एक तरीके का हमारा जा रहा है यहाँ से रॉकेट। जब यहाँ से जाता है रॉकेट, तो देखो कैसे जाता है, ऐसे रॉकेट यहाँ से उड़ता है। ठीक है, ये हमारा GSLV Mach 3 है, हालांकि हमें ये नहीं देखना है। अब यहाँ से जब ये रॉकेट गया, ठीक, तो इसके जो बूस्टर ये अलग हो गए। ठीक, इनको अलग करने के बाद ये रॉकेट का जो फ्यूल सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, और वहीं से देखना वो अपने आप को ये छोड़ देगा। ठीक है, देखो ये इसने अपने आप को अलग किया। अब ये आगे सैटेलाइट आ गया। ठीक, अभी भी इसमें फ्यूल सिस्टम है, तो अपनी उस स्टेज को भी अलग कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे केवल रॉकेट बचा है। अब ये क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हुए सैटेलाइट देखो अलग हो गया। ठीक, अब इस सैटेलाइट को ही अपने उस ऑर्बिट में चक्कर लगाना है, तो ये अपने इस सोलर पैनल की मदद से देखो ये ऑर्बिट बना रहा है, अपने मन से ऑर्बिट बनाएगा, और इसको जाना का है मंगल पे। तो देखना कैसे कितना चक्कर लगाएगा, क्योंकि इसको मंगल पे जाना है, और इसीलिए समय लेता है। अगर ये 2012 में छोड़ा गया है तो ये नहीं कि 2012 में पहुंच जाएगा, टाइम लेगा। और मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है इसमें कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो ऐसे चक्कर लगा रहा, पहले छोटा किया, फिर अपने आप को और बड़ा किया, धीरे धीरे बड़ा करता जाएगा, और इतना बड़ा कर लेगा कि आगे चल के मंगल की जो ऑर्बिट है उसमें इक्वलिटी लाएगा। ऐसे ये सारे के सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। ठीक है, अब ये देखो इतने 5 चक्कर लगाने के बाद अब ये जा रहा है मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश करने, और मंगल का ये देखो ऑर्बिट है। ठीक है, अब इसमें भी प्रवेश करेगा, तो पहली बार में प्रवेश नहीं करेगा, वहां पे भी खूब सारा चक्कर लगाएगा। वहां पे चक्कर लगाने के बाद एक शेप में आ गया उसके जो ऑर्बिट हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग साइकिल की चैन चढ़ाते होगे ना, जब तक साइकिल की चैन सही से गरारी में नहीं फंसती तब तक मजा नहीं आता। अब देखो यहाँ पे इक्वली होगा, है ये देखो, इसको बोलते हैं अपना सही ऑर्बिट में चक्कर लगाना। देख रहे हो कितना टाइम लेता है। आप सोचो, एक हम लोग सोचते हैं कि हाँ बना दिया, मिशन पहुंच गया। अब ये देखो अपने उसमें सेपरेट कर लेगा। ठीक, लैंडर जिसको मॉम पे लैंड होना है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे चंद्रयान का दिखा रहे हैं, चंद्रमा का, सॉरी मैं मंगलयान बोल रहा हूँ, चंद्रमा की दिखा रहा हूँ मैं, चंद्रयान का जो हमारा मिशन अनसक्सेसफुल रहा है, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसे यहाँ से जाता है। ठीक, अब ये अंदर प्रवेश इसको करना है चंद्रमा में, तो अपना अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये शेप के आकार की जो चीजें होती हैं इन्हीं को हम ऑर्बिट बोलते हैं, और ये जब ऑर्बिटर नीचे उतर जाता है तो हम उसे ऑर्बिटर बोलते हैं, और उसमें रोबोट होता है, गाड़ी होती है। ये देखिए विक्रम लैंडर जिसको आपने देखा था। ठीक है, ये स्पॉट चेक करता है चंद्रमा में कहाँ उतरना है, वहां पे अपना आराम से उतर जाएगा। ठीक है, स्मूथ लैंडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखो चंद्रमा में उतर गया। कोई भी चीज होती है हमारी ऐसी होती है। ठीक, अगर हमें किसी प्लेनेट में नहीं जाना होता है तो हम बस चक्कर ही लगाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ये देखो रेडिएशन भेजता है इंडिया के इसरो सेंटर में, इसरो उस चीज को एनालिसिस करता है, और यही चीज हमारी नहीं खुल पाई थी, यही गाड़ी हमारी पलट गई थी। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा लैंडर है तो हमारा रोबोट नहीं निकल पाया। ठीक है, खैर वो तो होता रहता है जिंदगी में, सफलताएं और असफलताएं आती हैं। ठीक, तो ये प्रज्ञान कॉमन सेंस है, मतलब एक्सप्लोरेशन है, रोबोट एक तरीके का। ये सारी चीजें यहाँ पे एनालिसिस करेगा, इतने दिन तक ये वहां पे रहेगा। ये सारी चीजें, अब देखो सन है, सन की रेस वहां से पड़ रही है। ठीक, तो ऐसे आप समझ सकते हो। क्लियर, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है। ठीक, उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए। चलिए
तो आपने सारी चीजें अब देख ली, ठीक है। तो अब आपको सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे और चीजें आपको समझ में अच्छे से आने लगेंगी, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, जो सबसे छोटी होती है ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर की, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा इसको और इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको इसे सही से समझा सकूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये जो ग्रीन कलर की पट्टी जो सबसे नजदीक है, ये क्या हुई, ये हुई लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी पट्टी है ये क्या हुई, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जो पोल पे चलती है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल उस पे चलती है, उसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे जो होता है ये बीच वाली, इसको हम बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए, ये होती है हमारी ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये हमारा मान लीजिए जैसे सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से कोई जाता है तो ये जो फॉर्म बनती है इतनी चौड़ी, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल, यानी कि वलयाकार, ठीक है। इसमें खास बात क्या होती है वो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना दिमाग में रखो कि यहाँ पे दो बल काम करते हैं, ठीक है। एक होता है सेंट्रल पीटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रल इलेप्टिकल फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ समझेंगे ताकि हमें ये चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो इतनी बातें समझ के अंदर की तरफ जो बल लगता है, जैसे मैंने आपको बोला, ये एक मान लीजिए आप हाथ में एक बाल्टी ऐसे आपने पकड़ ली, ठीक है, एक बाल्टी आपने यहाँ पे पकड़ ली और इस बाल्टी को जब आप घुमाते हैं, ठीक है, तो इस बाल्टी में जो एक इस तरफ को बल लगता है और एक जो इस तरफ को बल लगता है, अंदर की तरफ को जो बल लगता है यहाँ पे, मतलब ये वाला जो बल लगता है हाथ की तरफ, इसको बोलते हैं सेंट्रल पीटर फोर्स। ये क्या करता है, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका लगता है फोर्स। दूसरा जो बल है वो बाहर की तरफ, जो यहां बाहर इसको जाने नहीं देता, वो होता है सेंट्रली फ्यूगल फोर्स, ठीक। अब एक बात बताएं, जब ये बल और ये बल दोनों इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे शून्यता की स्थिति आ जाती है और जो उसमें पानी भरा होता है वो नहीं गिरता है। सिंपल सी बात, आपने देखा होगा कुएं में कई लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कई लोग कार चलाते हैं, तो कैसे वहां पे स्थायित्व तो पा पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि स्पीड को वो इतना रेगुलेट रखते हैं, वेलोसिटी को इतना हाई रखते हैं कि उनका जो आंतरिक बल है यानी कि सेंट्रल पीटल फोर्स और जो उनका बाहरी बल है वो इक्वल हो जाता है, तो वो उसमें चिपके रहते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल पीटल एंड सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, ठीक है। आपको इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ये PETAL है और FUGAL है, ठीक है। ये वेलोसिटी होती है अर्थ की और ये ग्रेविटी होती है अर्थ की, उसके कारण लगता है। दो तरह के पाथ होते हैं, एक होता है सर्कुलर ऑर्बिट और दूसरा होता है इलेप्टिकल पाथ, ठीक है। सर्कुलर का मतलब होता है ये वाला, ठीक है। इलेप्टिकल का मतलब होता है जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक, इसको बोलते हैं इलेप्टिकल, ठीक। तो इतनी बातें समझ के अब पॉइंट जो नजदीक है उसे पेरेजी, मतलब ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं पेरेजी और ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं अपोजी, ठीक है। ये दो बातें और आपको याद रखनी, कॉमन सेंस की बातें हैं, बाकी आपको यहाँ पे ज्यादा समझना नहीं है, ठीक है। ऐसे आप देखो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में, ठीक है। ये जो देखो छोटी छोटी है ये हो गई लो अर्थ ऑर्बिट, ये जो इससे थोड़ी बड़ी हो गई ये हो गई क्या, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये जो इससे और बड़ी हो गई ये क्या हो गई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ये जो इससे थोड़ी और बड़ी हो गई ये हो गई हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे इतनी आती हैं, ठीक। बाकी आपसे पूछेगा नहीं कि बना के दिखाऊं हमें, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो, ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको जब आगे अभी पढ़ाएंगे ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है ना और पोलर सैटेलाइट, तो वहां पे आपको बताएंगे। बट अभी आप समझ लो कि जैसे हमारे यहाँ दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होते हैं, उन पोल के ऊपर से अगर कोई सैटेलाइट गुजरता है, ऊपर नीचे ऐसे करता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर ऑर्बिट, ठीक है। जब कोई हमारी इक्वेटर से होके गुजरता है, ठीक है, जब कोई इक्वेटर से होकर गुजरता है तो हम उससे बोलते हैं इक्वेटर ऑर्बिट, ठीक है। जैसे कई सारे ऑर्बिट होते हैं जो इक्वेटर से होकर गुजरते हैं। जब कोई ऑर्बिट हमारी अर्थ की दिशा में रोटेट करता है तो उसे हम अर्थ की दिशा वाला रोटेशन बोलते हैं। बाकी अभी मैं ये नहीं बताने वाला कि जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी मतलब भूतुल्यकालिक कक्षा है ना, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ये सब बाद में बताएंगे, अभी बस बेसिक समझो, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए।
अब बात आती है कि सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, मतलब सैटेलाइट के जो ऑर्बिट होते हैं कितने टाइप के, 3 टाइप के मैंने बताया। इन पे क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछती रहती, तो ये बातें आप याद रखिए। ऑर्बिट 3 टाइप के हैं। पहला होता है लो अर्थ ऑर्बिट, लियो जिसको बोलते हैं, ठीक है। लियो आपको पता होना चाहिए, लियोन मेसी का भी नाम है, ठीक है। तो लियो बोलते हैं इसको, लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो ऊंचाई होती है 160 से 2000 किलोमीटर की होती है। मतलब जैसे मैंने आपको ये वाला सैटेलाइट दिखाया ना, ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी 160 से 2000 किलोमीटर तक की होगी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 160 से अगर 2000 किलोमीटर है तो वो कहलाता है लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे जो स्पीड हमें चाहिए वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, सोच सकते हो, पर सेकेंड 8 किलोमीटर, कितनी क्विक एंड फास्ट स्पीड होगी, ठीक है। तो क्यों, अब एक बात बताओ, जितना हमारा ऑर्बिट छोटा होता है स्पीड हमें उतनी ही ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। 90 मिनट में चक्कर लगाता है, अर्थात कम से कम समय में ये अर्थ का चक्कर लगा लेता है, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए कि लो अर्थ ऑर्बिट में वही सैटेलाइट भेजे जाते हैं जिनको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देनी होती हैं, उनको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, ठीक है। जितनी कम ऊंचाई होगी अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, उतनी ही ज्यादा हमें वेलोसिटी चाहिए। सिंपल सी बात है, हम अर्थ के जितना नजदीक होते हैं उतनी तेजी से हमें वर्क करना पड़ता है, जितना हम ऊपर जाते हैं उतने हम लाइट होते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो बात आती है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमें उतनी वेलोसिटी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ना, सेंट्रल पीटर फोर्स और सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, तो वही बात है, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमें ज्यादा बलों की जरूरत पड़ती है। अब जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं उन्हें मैंने लिपिबद्ध कर दिया है कि अगर ध्रुवों के ऊपर से कोई सैटेलाइट गुजरता है तो उसे हम ध्रुवी कक्षा या पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। जो 24 घंटे की अवधि उपग्रह लगाता है, पृथ्वी के एक से अधिक बार जो चक्कर लगा सकता है, ठीक है, उसके हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं। कारण परिक्रमण काल जो है पृथ्वी का वो 80 से 130 मिनट है, ठीक है। अब देखो, बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, एक वर्ड आता है परिभ्रमण, ठीक है, और एक वर्ड आता है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, परिभ्रमण का मतलब होता है अपने चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे अर्थ अपने चारों ओर घूमती है वो होता है परिभ्रमण काल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो होता है परिक्रमण काल, ठीक है। तो दोनों अंतर है। पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्रों का काफी नजदीक से नजर रखता है, अर्थात अब लो अर्थ ऑर्बिट में होगा तो काफी नजदीक से रखेगा। मतलब कोई मैप का हो गया, जैसे सुदूर संवेदन, मैपिंग हमें करानी है, निगरानी करानी है, अभियान कराने, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो हबल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोसैट हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, जासूसी उपग्रह, ये सब कहाँ छोड़े जाएंगे? ये सब के सब लो अर्थ ऑर्बिट में। क्यों? जितना नजदीक होंगे उतना हम जूमिंग करके देख सकते हैं। समझ गए? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत किन किन सैटेलाइट्स को रखा जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो फिर से एक बार लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट, ये नॉर्थ पोल और ये नीचे हमारा साउथ पोल। ठीक है, चलिए फिर बात आती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अभी हमने क्या बताया था आपको, लो अर्थ ऑर्बिट कितना होता है आपका, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, 160 से 2000 किलोमीटर। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट 160 से 2000 किलोमीटर। तो मीडियम क्या होगा, 2000 से 35,786, ये याद रखना 35,786, एज इट इज यही नंबर 35786। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्यों रहते हैं, यहाँ दे देता आपको 38,000 तो गलत हो जाता है, तो ये याद रखना 35786। कई बार अगर 36,000 दे दे तो भी ठीक है, लेकिन 36,000 से ऊपर देता है तो गलत होता है। तो 2000 से 35,786 किलोमीटर तक जितना भी ऑर्बिट होता है वो कहलाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ऐसे आप देख लीजिए एक बार, जो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है ये वाला MEO, म्यू मतलब ये कितना हो गया आपका, 2000 से 35,786। 35,786 के बाद का जो भी हो गया ऑर्बिट वो होगा हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है,
बस इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी थी। तो अब देख लेते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कौन कौन से सैटेलाइट का हम यूज करते हैं। तो यहाँ स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 3 किलोमीटर क्यों? क्योंकि दूर का सैटेलाइट है तो हम स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीपीएस का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो खास बात क्या है, दो पार्ट्स में सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन पे 2 दिन में 2 बार लोकेट करता है, और मोलेनिया जो कि मतलब एक और सैटेलाइट है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि मोलेनिया सैटेलाइट कैसे यहाँ पे छोड़ा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो सैटेलाइट होते हैं वो इसी में होते हैं, खासतौर पे 20,200 किलोमीटर के उस पे छोड़े जाते हैं रेंज में, क्योंकि 35,786 तो एक हाई पॉइंट हो गया। तो जीपीएस वगैरह जो है वो आपका 20,200 किलोमीटर के आसपास छोड़ा जाता है। जैसे कि मैं आपको जो मैप दिखाता हूँ तो वो जीपीएस पे ही तो होता है कि उतनी लेंथ में 20,200 किलोमीटर पे ही आपको जूम करके दिखाता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ एग्जांपल, ठीक है। ये देखिए आप, अब ये जो हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं ना, ये मेरी यहाँ पे दूरी कितनी है, ये हमारी देखो यहाँ पे दूरी देखो आप 22,252 किलोमीटर, देखो यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ये इतनी ही दूरी है, समझ गए। तो हम यहाँ पे जीपीएस वगैरह का उपयोग करते हैं। अब देखो 22,200 किलोमीटर दूरी थी, मैं नजदीक ले गया तो कितनी दूरी आ गई, 10,014 किलोमीटर, ठीक है। कैमरा मतलब मेरा इतना आ गया, और हम इसके नजदीक गए तो अब देखो कितने किलोमीटर, केवल 3,000 किलोमीटर हम ऊपर हैं। मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से हम केवल 3,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं और देखो, अब ये देखो मैं कितना दूर चला गया। अब मैं इस समय मेरी ऊंचाई है लगभग कैमरे की 63,170 किलोमीटर, इतनी दूरी पे मैं हूँ अभी इस अर्थ पे, ठीक है। तो समझ सकते हो कि दूरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो आप बोले जीपीएस उस पे होता है। अरे कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं ना जो ज़्यादा दूर से पूरी अर्थ को एक साथ कवर करते हैं, ठीक है, जो 35,786 पे जाते हैं, कुछ उससे भी दूर जाते हैं, तो उन्हीं में से ये एक है, ठीक है। इस ऊंचाई पर उपग्रह लगभग 12 घंटे में कक्षा पूर्ण कर लेते हैं, मतलब 12 घंटे में किसी भी एक ऑर्बिट का चक्कर लगा लेते हैं। अब 12 घंटे में चक्कर लगा लेंगे तो एक बात बताओ, दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे, तो क्या होगा, एक बार में मतलब एक दिन में 2 बार ये पूरा चक्कर लगा लेंगे, अर्थात किसी भी स्थान से 2 बार होके गुजरेंगे। अब मैं एक बात बताऊं आपको, आपने परमाणु मूवी देखी होगी, है ना, जो अभी आई थी जॉन अब्राहम की, जो हमारा सैटेलाइट जो 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया था, तो उसमें देखना जो सैटेलाइट चक्कर लगाता है ना, जो जासूसी करता है भारत के पोखरण पे, तो वो यही काम करता है, दिन में 2 बार वो दिखाई पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस दिन के 2 बार को चेक कर लेते हैं कि इतने टाइम पे सामने आएगा, तो बाकी टाइम पे ये अपना वहां पे रिसर्च वगैरह करते हैं और उस सिर्फ 2 टाइम पे शांत हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीजें जब मूवी देखते हो तो समझ में आपको कम आता है, लेकिन अब मूवी भी आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। इसका काम नेविगेशन, संचार और अंतरिक्ष वायुमंडल का अध्ययन करना होता है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखता है। अनेक परिक्रमण काल, मतलब इनका जो परिक्रमण काल होता है वो 2 से 24 घंटे होता है, मतलब चक्कर लगाने का। अर्थात कौन चक्कर लगाएगा, सैटेलाइट जो होते हैं उनका चक्कर लगाना। इसमें कौन कौन है, जैसे टेलीस्टार है, जीपीएस है, ग्लोस्नोस है, गैलीलियो नेविगेशन प्रणाली, ये सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना टेलीस्टार क्या है, ठीक है। फिर बात आती है परिक्रमण काल, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, मैंने ऑलरेडी बता दिया। परिभ्रमण को एक तरीके का घूर्णन काल भी बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी घूर्णित करती है उसको भी यही बोलते हैं, ठीक। वेस्ट टू ईस्ट जो है वो पृथ्वी घूर्णन करती है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये ऐसे चक्कर लगाती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, और सन के भी ये चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगा रही, ये चक्कर लगा रही क्या, ये लगा रही अपना परिभ्रमण। सन के चारों लगा रही वो क्या, वो होता है परिक्रमण, ठीक है। इतनी बातें हो गई। स्वयं अपनी कक्षा पे चक्कर लगाना, परिभ्रमण, ठीक है, ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। चलिए अब ये यहाँ पे देख लो, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ये मैं बताऊंगा आगे आपको, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जियो स्टेशनरी क्या होते हैं, जो इक्वेटर से होके गुजरते हैं, ठीक है। जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं, जो ऐसे यहाँ पे इस तरीके का शेप बनाते हैं, ठीक। बाकी मैं आपको आगे कवर कराऊंगा, ठीक है। अब बात आती है मोलेनिया की, मैंने आपको बताया था ना मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2 टाइप के होते हैं, तो उसी में ये था मोलेनिया। इसकी खास बात क्या है, एंट्रिसिटी काफी हाई होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है ये वाला ऑर्बिट, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाई है, मान लो पृथ्वी, ये वाला जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, ठीक है। रेडियो सैटेलाइट वगैरह को इनमें छोड़ा जाता है। आपसे इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट हमारा है
हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो इसमें होता है हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, दूसरा होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या इसी को हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। मतलब जियो स्टेशनरी को हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, यानी कि जियो बोलते हैं, ठीक। इक्वेटोरियल का मतलब भूमध्य रेखा से, अर्थात जो ये अर्थ है इसके चारों ओर बीच में भूमध्य रेखा के जो चक्कर लगाता है वो कहलाता है हमारा इक्वेटोरियल ऑर्बिट। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पे, ये नहीं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और नज़दीक में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला भी नहीं, हाँ ये देखो यहाँ पे ये जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं ना, ये वाला जैसे सैटेलाइट, ये जो बच्चा वाला जा रहा है, ठीक है, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है। अब ये हो गए इक्वेटोरियल। बाकी जो ऊपर से चक्कर लगा रहे हैं वो हो गए जियो सिंक्रोनस, जो सीधे सीधे पोल पे चक्कर लगा रहे हैं वो हो गए पोलर ऑर्बिट, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका। ये आप देख सकते हो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब जो 20 से चक्कर लगा रहे हैं, जियो सिंक्रोनस मतलब जो 8 का ये शेप बना रहा है, ठीक है। अब इन्हीं 8 को क्या बोलते हैं, आपने शक्तिमान जब देखा होगा बचपन में, तो शक्तिमान की फोटो ऐसे दिखाते हैं, है ना, और शक्तिमान को एक बार ऐसे ढकते हैं और फिर एक बार ऐसे ढकते हैं, ठीक। तो ये वो क्या होते हैं, वो होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में शक्तिमान, ठीक है। शक्तिमान। अब आप यहाँ पे देख लो, मैंने मैप आपको दे दिया था, है ना। 35,000 यहाँ 768 ये उल्टा दिया है ना, यहाँ पे होगा 35,786, ये उल्टे नंबर 86 यहाँ पे आएगा, ठीक। तो 35,786 किलोमीटर, ठीक है। जियो मतलब, ठीक है, मियो कितना था, 2000 से 35,786, ठीक है। और ये आपका कितना था, 160 से अपना 2000, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपने पार्ट 1 को काफ़ी इजी तरीके से कवर किया। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप साइंस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप ऑर्बिट देख रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जब आप सैटेलाइट ऑर्बिट को पढ़ेंगे, मतलब जियो सिंक्रोनस क्या क्या काम करता है, जियो स्टेशनरी क्या काम करता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस क्या होता है, तो चीज़ें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।